क्या कभी आपके दिमाग में ख्याल आया है कि अगर हमारे शरीर के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बैलेंस में मतलब सिर्फ 1% का भी अंतर आ जाए तो क्या होगा? उफ, 1%। वो तो मतलब पूरी तरह से तबाही होगी। बिल्कुल। हम हमेशा यही सोचते हैं ना कि गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा बल है। सेब का पेड़ से गिरना, पृथ्वी का सूर्य के चक्कर लगाना, सब कुछ ग्रेविटी से बंधा है। लेकिन असल में एक ऐसा बल मौजूद है जो ग्रेविटी से अरबों खरबों मतलब 39 जीरो लगाने के बाद जो नंबर बनता है उतना ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, 10 की घात 39 गुना। ये नंबर सुनना ही अपने आप में दिमाग घुमा देता है। एकदम सही। तो आज के इस डीप डाइव में हम जिन बेहद शानदार स्टडी नोट्स का विश्लेषण कर रहे हैं जो कि क्लास 11, 12 और खासतौर पर नीट और जेई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही काम के हैं, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड के इसी अदृश्य लेकिन महाशक्तिशाली रहस्य को खोलते हैं। और ग्रेविटी की तुलना में इलेक्ट्रोस्टैटिक बल की ये जो ताकत है ना, ये सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। हमारा मिशन आज बस यही समझना है कि कैसे दुनिया की सबसे छोटी और ना दिखने वाली चीजें, मेरा मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उन बलों को जन्म देती हैं जो पूरी भौतिक दुनिया को एक साथ जोड़कर रखती हैं। और ये नोट्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये विषय सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है जो किताबों में बंद है। ये उस बुनियादी भाषा को समझने के बारे में है जिसमें हर एक कण एक दूसरे से बात करता है। जी बिल्कुल। तो जब हम स्थिर चार्ज या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो ये कोई ऐसी चीज नहीं लगती जो सिर्फ बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में ही होती हो। मतलब बचपन में सर्दियों के दिनों में स्वेटर उतारते समय जो हल्की सी चट चट की आवाज आती है या अंधेरे में जो चिंगारी दिखती है, वो तो सबने देखी है ना? हाँ, वो तो हम सबकी यादों में है। या फिर वो सूखे बालों पर प्लास्टिक का स्केल रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को खींचने वाला जादू। बचपन में तो ये जादू ही लगता था, लेकिन नोट्स बताते हैं कि ये असल में फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है। तो सवाल ये है कि सिर्फ रगड़ने भर से अचानक ये जादुई खिंचाव कहाँ से पैदा हो जाता है? देखिए, इसके पीछे की वजह बहुत ही तार्किक है। दुनिया की हर एक चीज परमाणुओं से यानी एटम से बनी है ना? बिल्कुल। और परमाणुओं के बाहरी हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। तो होता क्या है कि जब दो अलग अलग चीजों को एक साथ रगड़ा जाता है तो असल में इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है। घर्षण या फ्रिक्शन की वजह से ऊर्जा पैदा होती है। अच्छा, तो वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन्स को उकसाती है? जी, जिस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन्स को पकड़कर रखने की क्षमता, जिसे विज्ञान की भाषा में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं, वो कम होती है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स आसानी से छोड़ देता है। मतलब जैसे नोट्स में एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल दिया है कांच की छड़ और रेशम के कपड़े का, तो अगर कांच को रेशम पर रगड़ा जाए तो क्या रेशम की पकड़ ज्यादा मजबूत होती है? ठीक यही होता है। रेशम कांच से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन्स लेता है, जैसे इस केस में रेशम, वो नेगेटिव चार्ज्ड हो जाता है। और जिसने इलेक्ट्रॉन्स खो दिए यानी हमारा कांच, उसके पास पॉजिटिव चार्ज बचता है। बिल्कुल सही। और आपको पता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही सबसे पहले इसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का नाम दिया था। यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है ना कि चार्ज कहीं बाहर से पैदा नहीं हो रहा है। हाँ, वो तो पहले से वहां था। एकदम, वो बस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। उसका जो न्यूट्रल बैलेंस था वो बिगड़ गया है। तो इसी को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। मतलब हम कोई नया चार्ज नहीं बना रहे, बस उसे ट्रांसफर कर रहे हैं। अच्छा, नोट्स में ना चार्ज के एक और बहुत इंपॉर्टेंट गुण की बात की गई है जिसे क्वांटाइजेशन कहा गया है। हाँ, क्वांटाइजेशन, ये एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी टॉपिक है। ये थोड़ा सा तकनीकी लगता है सुनने में। क्या इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे पैसों का लेन देन? मतलब जैसे अगर किसी को पैसे देने हैं तो 1 रुपए का सिक्का दिया जा सकता है, 2 रुपए दिए जा सकते हैं, लेकिन आधा रुपया का नहीं दिया जा सकता ना? अरे वाह, पैसों वाली ये एनालॉजी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एकदम परफेक्ट शुरुआत है। क्वांटाइजेशन का सीधा सा मतलब यही है कि कोई भी चीज एक लगातार बहने वाली धारा की तरह नहीं, बल्कि एक निश्चित पैकेट या क्वांटा के रूप में ही मौजूद हो सकती है। मतलब पैकेट्स में होती हैं चीजें? हाँ, प्रकृति में चार्ज का सबसे छोटा पैकेट एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो किसी भी वस्तु पर जो कुल चार्ज होगा वो हमेशा इसी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पूर्ण गुणक यानी इंटीग्रल मल्टीपल होगा। फॉर्मूला देखा जाए तो Q इक्वल्स टू NE। Q इक्वल्स टू NE। जी, मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा
या 2 होंगे या फिर 1,00,000 होंगे, लेकिन 1.5 इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता। फैराडे के शुरुआती प्रयोगों और बाद में मिल्किन नाम के वैज्ञानिक ने अपने फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इसे बहुत ही सटीकता से मापा था कि ये बुनियादी चार्ज असल में कितना होता है। क्या बात है। ये तो समझ आता है कि चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है और वो पैकेट्स में क्यों होता है। लेकिन एक सवाल है, अगर एक वस्तु पॉजिटिव हो गई और दूसरी नेगेटिव, तो उनके बीच खिंचाव महसूस होने लगता है। ये एक दूसरे पर बल या फोर्स लगाते कैसे हैं? नोट्स में इसके लिए कूलम के नियम यानी कूलम्स लॉ का बहुत डिटेल में जिक्र है। हाँ, कूलम का नियम पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेस है। ये हमें इस बल को मापने का गणितीय तरीका देता है। इसका सबसे बुनियादी उसूल तो हम सब जानते हैं कि एक जैसे चार्ज एक दूसरे को धकेलते हैं यानी रिपेल करते हैं, और अलग-अलग चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब इसे फॉर्मूले के रूप में देखा जाता है F = K Q1 Q2 अपॉन R², तो पता चलता है कि ये बल दोनों चार्जेस की ताकत के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है। मतलब जितने ज्यादा चार्ज होंगे उतना ज्यादा बल लगेगा। एकदम सही। और दूसरी बात, ये उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे अंग्रेजी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस कहते हैं। एक सेकेंड, दूरी के वर्ग का मतलब अगर दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल आधा नहीं होगा बल्कि 4 गुना कम हो जाएगा। बिल्कुल। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बल का प्रभाव एक 3D स्पेस में बाहर की तरफ फैलता है। इसे ऐसे विजुअलाइज कीजिए कि एक बल्ब से रोशनी निकल रही है। रोशनी फैलती है। हाँ, जैसे जैसे रोशनी दूर जाती है उसे एक बड़े गोले के क्षेत्रफल को कवर करना पड़ता है। चूंकि गोले का क्षेत्रफल दूरी के वर्ग के हिसाब से बढ़ता है, इसलिए हर एक बिंदु पर रोशनी या इस मामले में हमारा बल उसी अनुपात में कमजोर होती जाती है। इसे ही फिजिक्स में इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। अरे ये तो गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी के नियम जैसा ही लगता है। वो भी तो दूरी के साथ बिल्कुल इसी तरह काम होता है ना? देखने में दोनों नियम एक जैसे लगते हैं, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा और बहुत ही क्रिटिकल अंतर है। अच्छा, वो क्या? ग्रेविटी इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती कि दो चीजों के बीच क्या रखा है। आप हवा में हो, पानी में हो या वैक्यूम में, पृथ्वी आपको उसी ताकत से खींचेगी। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक बल माध्यम या मीडियम पर निर्भर करता है। मतलब बीच में क्या है उससे फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा। नोट्स में परमिटिविटी नाम के एक गुण का जिक्र है। ये बताता है कि कोई भी माध्यम जैसे पानी हो या कांच हो, इलेक्ट्रिक बल को अपने अंदर से गुजरने की कितनी अनुमति देता है। अगर दो चार्जेस को हवा से निकालकर पानी में रख दिया जाए ना, तो उनके बीच का बल लगभग 80 गुना कम हो जाएगा। 80 गुना? अरे बाप रे। हाँ, क्योंकि पानी के अपने अणु उस बल को सोखने या उसे रोकने का काम करने लगते हैं। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जिस पर हम शुरुआत में बात कर रहे थे, वो नोट्स के इस हिस्से में साफ साफ लिखी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बल की ग्रेविटी से तुलना। इसमें लिखा है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक बल उनके गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 39 यानी 10⁻39 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। एक के आगे 39 जीरो है ना कमाल की बात? ये संख्या हमारी आम मानवीय सोच से बहुत परे है। ये इतना बड़ा अंतर है कि इसके सामने ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी दूरियां भी बहुत छोटी लगने लगती हैं। तो यहां मुझे एक बहुत भारी कंफ्यूजन हो रहा है। मतलब अगर ये बल इतना ज्यादा शक्तिशाली है तो पूरी दुनिया में सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का ही राज क्यों चलता है? मेरा कहने का मतलब है, पृथ्वी इतनी बड़ी है तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक बल इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई भी चीज उससे चिपक कर रह जाए, हिले ही ना। हम ग्रहों की चाल या आम जिंदगी में सिर्फ ग्रेविटी को ही क्यों महसूस करते हैं? ये बहुत ही शानदार सवाल है और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें उलझ जाते हैं। इसका कारण हमारे ब्रह्मांड के एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन और सुपरपोजिशन के सिद्धांत में छिपा है। वो कैसे? देखिए, गुरुत्वाकर्षण केवल चीजों को खींचता है, यह कभी धकेलता नहीं है। इसीलिए पृथ्वी के हर एक कण का द्रव्यमान या मास बस जुड़ता चला जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक बल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्ज होते हैं। हाँ, ये तो हमने शुरू में ही देखा। और सुपरपोजिशन का सिद्धांत कहता है कि किसी बिंदु पर लगने वाला कुल बल सभी अलग अलग बलों का वेक्टर जोड़ होता है।
तो अगर पृथ्वी के पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हैं, तो वे एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देते हैं। ब्रह्मांड में बड़े पैमाने पर ज्यादातर चीजें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं। पृथ्वी का पॉजिटिव चार्ज जितनी ताकत से आपको खींचता है, उसका नेगेटिव चार्ज आपको उतनी ताकत से धकेल देता है। अच्छा, तो कुल मिलाकर बाहर निकलने वाला जो नेट बल होता है वो शून्य हो जाता है। इसलिए इतनी विशाल शक्ति होने के बावजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक बल बड़े पैमाने पर छिपा रहता है। द्रव्यमान कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ग्रेविटी कभी कैंसिल नहीं होती। ओहो, तो जो बल इतना ताकतवर है वो सिर्फ इसलिए राज नहीं कर पा रहा क्योंकि वो आपस में ही उलझकर कैंसिल हो जाता है। क्या बात है। खैर, अब एक और सवाल दिमाग में आता है। नोट्स पढ़ते हुए मुझे लगा कि अगर दो चार्ज एक दूसरे को बिना छुए धकेल रहे हैं या खींच रहे हैं तो उन्हें कैसे पता चलता है कि दूसरा चार्ज वहां मौजूद है? हाँ, मतलब बीच में तो खाली जगह है ना। क्या वो कोई सिग्नल भेजते हैं एक दूसरे को? यही वो जगह है जहां फिजिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि कोई भी चार्ज अपने आसपास के स्पेस को, उस खाली जगह के गुण को बदल देता है, वहां एक अदृश्य तनाव पैदा कर देता है। एक तनाव? हाँ, और अगर उस क्षेत्र में, उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसे उस तनाव के कारण बल महसूस होने लगता है। क्या इसे एक मकड़ी के जाले की तरह सोच सकते हैं? जैसे मान लीजिए जाले के बीच में मकड़ी बैठी है और किनारे पर अगर कोई कीड़ा आता है तो जाले में कंपन होता है, मकड़ी को पता चल जाता है और कीड़े को भी फंसा हुआ महसूस होता है। मकड़ी का जाला समझने के लिए एक अच्छा विचार है, लेकिन ये थोड़ा स्थिर है। इसे एक स्ट्रेच्ड ट्रैम्पोलिन या किसी बहुत लचीले गद्दे की तरह सोचना ज्यादा सटीक होगा। ट्रैम्पोलिन? वो जिस पर बच्चे कूदते हैं? बिल्कुल। अगर उस ट्रैम्पोलिन के बीच में एक भारी बोलिंग बॉल रख दी जाए तो क्या होगा? पूरा ट्रैम्पोलिन नीचे दब जाएगा, एक ढलान बन जाएगी। हाँ, बीच में गड्ढा सा बन जाएगा एकदम। अब अगर कोई छोटी मार्बल या कंचा किनारे पे रखा जाए तो वो तुरंत उस भारी बॉल की तरफ लुढ़क जाएगा। कंचे को ये जानने की जरूरत नहीं है कि भारी बॉल कहाँ है, उसे बस ये महसूस होता है कि उसकी नीचे का सरफेस या जगह टेढ़ी हो गई है। अरे वाह! इलेक्ट्रिक फील्ड भी बिल्कुल ऐसा ही करती है, वो स्पेस को ही टेढ़ा कर देती है। ये ट्रैम्पोलिन वाली बात दिमाग में पूरी तरह छप गई। मतलब वो सीधे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उस बदली हुई जगह से प्रभावित हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब नोट्स में इन फील्ड्स को दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जिक्र है। लिखा है कि माइकल फैराडे ने इन्हें कागज पर उकेरने का तरीका निकाला था। जी बिल्कुल। और इसमें एक बहुत सख्त नियम लिखा है कि कोई भी दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती। ऐसा क्यों? स्वतंत्र चार्ज वहां रखा जाए तो वो किस दिशा में जाएगा? लाइन पर किसी भी जगह खींची गई सीधी रेखा या स्पर्श रेखा, जिसे हम टैंजेंट कहते हैं, उस बिंदु पर बल की दिशा बताती है। दिशा बताती है। तो अगर दो लाइंस एक दूसरे को काटेंगी तो इसका मतलब होगा कि उस कटान बिंदु पर, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट पर, बल की दो अलग-अलग दिशाएं हैं। अब आप ही बताइए, एक ही समय में कोई एक चीज दो अलग-अलग दिशाओं में कैसे जा सकती है? वो तो भौतिक रूप से असंभव है। बिल्कुल, इसीलिए वो कभी नहीं काटती। ये तो पूरी तरह से लॉजिकल है। अब नोट्स में थोड़ा आगे बढ़ने पर एक नई टर्म आती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये डाइपोल क्या होता है और इसकी फील्ड कैसे काम करती है? जब समान ताकत वाले लेकिन विपरीत प्रकृति के दो चार्ज, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पे जुड़े होते हैं तो उस जोड़े को डाइपोल कहते हैं। प्रकृति में हमारे पानी का अणु यानी H2O इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अच्छा, तो वो एक डाइपोल है। हाँ, और जब इस डाइपोल को किसी पहले से मौजूद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो एक बहुत दिलचस्प चीज होती है। क्या वो फील्ड की तरफ खींचने लगता है? खिंचने से ज्यादा वो घूमने लगता है। कल्पना कीजिए कि एक छड़ी है जिसके एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव सिरे को अपनी दिशा में खींचेगी और नेगेटिव सिरे को विपरीत दिशा में धकेलेगी। तो दोनों सिरों पर अलग-अलग तरफ बल लग रहा है। बिल्कुल। अगर छड़ी को दोनों सिरों से उल्टी दिशाओं में खींचा जाए तो वो तुरंत गोल घूम जाएगी। इसे ही भौतिकी में टॉर्क या घूर्णन बल कहते हैं। ये टॉर्क हमेशा ये कोशिश करता है कि वो डाइपोल को फील्ड की दिशा में सीधा कर दे या अलाइन कर दे। अरे, ये तो किसी कंपास की सुई की तरह काम कर रहा है, जो हमेशा उत्तर दिशा की ओर अलाइन हो जाती है। बहुत सटीक तुलना है, एकदम वैसा ही। और आपको बताऊं, इस डाइपोल की अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो बहुत तेजी से कमजोर पड़ती है।
एक अकेले पॉइंट चार्ज की फील्ड दूरी के वर्ग यानी 1/r² के हिसाब से कम होती है, जो हमने पहले ट्रैम्पोलिन वाले उदाहरण में समझा था। हाँ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। लेकिन डाइपोल की फील्ड दूरी के घन यानी 1/r³ के हिसाब से गिरती है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा तेजी से। ऐसा क्यों? क्या ये भी उसी कैंसिलेशन की वजह से है जिसकी हमने पहले बात की थी? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जैसे जैसे हम डाइपोल से दूर जाते हैं, उसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों लगभग एक ही जगह पर महसूस होने लगते हैं। उन दोनों के विपरीत बल एक दूसरे के प्रभाव को बहुत तेजी से खत्म करने लगते हैं, इसलिए उसकी फील्ड बहुत जल्दी कमजोर पड़ जाती है। क्या बात है। अब तक हमने ये समझा कि फील्ड कैसे स्पेस को ट्रैम्पोलिन की तरह मोड़ देती है और डाइपोल कैसे घूमते हैं, लेकिन अगर हमें ये मापना हो कि किसी खास इलाके या सतह से कितनी फील्ड गुजर रही है, तो हम क्या करें? नोट्स के इस हिस्से में इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस का नियम आता है। तो ये फ्लक्स क्या है? फ्लक्स का सीधा सा मतलब है कि किसी दी गई सतह से लंबवत यानी परपेंडिकुलर रूप से कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। ये इस बात का माप है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव उस सतह पर कितना ज्यादा है। ये मुख्य रूप से 3 चीजों पर निर्भर करता है: फील्ड कितनी मजबूत है, सतह का क्षेत्रफल कितना बड़ा है और सतह किस कोण या एंगल पर रखी गई है। रुकिए, इसे थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। क्या ये ऐसा है जैसे मान लीजिए कोई तेज बारिश में एक बाल्टी लेकर खड़ा है। यहाँ बारिश की बूंदें फील्ड लाइंस हो गईं और बाल्टी का खुला हुआ हिस्सा वो सतह हो गया। अरे, ये समझने का बहुत ही शानदार तरीका है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर बाल्टी का मुंह बिल्कुल ऊपर आसमान की तरफ है, यानी सतह बारिश की दिशा के ठीक लंबवत है, तो बाल्टी में सबसे ज्यादा पानी भरेगा, मतलब फ्लक्स सबसे ज्यादा होगा। और अगर बाल्टी को टेढ़ा कर दिया जाए तो कम पानी अंदर जाएगा, और अगर उसे बिल्कुल आड़ा यानी हॉरिजॉन्टल कर दे तो पानी बाल्टी के ऊपर से निकल जाएगा, अंदर एक बूंद नहीं जाएगी। तब फ्लक्स शून्य हो जाएगा। एकदम सही। सतह का एंगल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसी फ्लक्स को आसानी से मापने के लिए कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने एक नियम दिया था, जो इस पूरी कैलकुलेशन को जादुई तरीके से आसान बना देता है। अच्छा, वो कैसे? गॉस का नियम कहता है कि किसी भी पूरी तरीके से बंद सतह, जैसे मान लीजिए एक काल्पनिक 3D बॉक्स हो या गोला हो, उससे बाहर निकलने वाला कुल फ्लक्स सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि उस बॉक्स के अंदर कुल कितना चार्ज बंद है। एक सेकंड, मतलब ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि बॉक्स का आकार क्या है या फील्ड लाइंस किस एंगल से निकल रही हैं। मतलब वो जटिल फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये देखो कि अंदर चार्ज कितना है। जी हाँ, यही गॉस के नियम की सबसे बड़ी ताकत है। ये सिमेट्री वाले आकारों के लिए एक शॉर्टकट है। बिना किसी मुश्किल कैलकुलस के ये हमें बता देता है कि बाहर कितनी फील्ड होगी। इसी नियम का उपयोग करके नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने वाला अंतर बताया गया है। एक पतले खोखले धातु के गोले यानी हॉलो स्फीयर और एक ठोस गोले यानी सॉलिड स्फीयर के बीच का अंतर। इन दोनों में क्या फर्क होता है? मतलब दोनों के अंदर ही तो स्पेस है ना। फर्क ये है कि अगर धातु का खोखला गोला है तो सारा का सारा चार्ज उसकी बाहरी सतह पर ही फैल जाता है, अंदर बिल्कुल भी चार्ज नहीं रुकता। और जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो गॉस के नियम के अनुसार अंदर कोई फील्ड भी नहीं हो सकती। मतलब अंदर फील्ड जीरो। बिल्कुल शून्य। अंदर के हर बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरह से जीरो होती है। इसे फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। बाहर चाहे भयंकर बिजली गिर रही हो या करोड़ों वोल्ट का चार्ज हो, उस खोखले गोले के अंदर रखी कोई भी चीज बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। अगर बाप रे, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के इनविजिबल शील्ड जैसा लग रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि असल में कारें और हवाई जहाज इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। जब उन पर आकाशीय बिजली गिरती है तो वे एक धातु के खोखले गोले की तरह काम करते हैं और अंदर बैठे लोग बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। बिजली बाहरी सतह से होकर सीधा जमीन या हवा में चली जाती है। क्या बात है। और अगर गोला ठोस हो तो? अगर गोला ठोस है, जहां चार्ज सिर्फ बाहरी सतह पर नहीं बल्कि अंदर तक पूरे वॉल्यूम में एक समान रूप से भरा हुआ है, तो कहानी बदल जाती है। वहां केंद्र पर तो फील्ड शून्य होती है, लेकिन जैसे जैसे हम केंद्र से सतह की ओर बढ़ते हैं, अंदर बंद चार्ज बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी अनुपात में बढ़ती जाती है। तो मतलब
खोखला गोला अंदर से बिल्कुल शांत है और ठोस गोला अंदर से सक्रिय है। बिल्कुल सही सारांश निकाला आपने। वाह! आज के इस खास विश्लेषण में हमने सच में एक बहुत ही अदृश्य लेकिन शक्तिशाली दुनिया को देखा। हमने जाना कि कैसे सिर्फ रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ते हैं, कैसे चार्ज की ये दुनिया कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन के सख्त नियमों से बंधी है। और हमने ये भी देखा कि कैसे खाली स्पेस एक ट्रैम्पोलिन की तरह खिंचकर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। बिल्कुल। और गॉस के नियम ने कैसे जटिल गणित को एक बारिश और बाल्टी की तरह आसान बना दिया। और सबसे अहम बात ये सीखी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बल हमारे ब्रह्मांड को कैसे आकार देता है। जो चीजें हम देखते और छूते हैं, उनका अस्तित्व इसी बल के संतुलन पर टिका है। परमाणुओं को आपस में बांधने से लेकर हमारे शरीर के डीएनए तक सब कुछ इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के कारण अपनी जगह पर है। यही संतुलन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। हमने शुरुआत में बात की थी ना कि ये बल ग्रेविटी से 10 की घात 39 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन सिर्फ इसलिए हमें खत्म नहीं कर देता क्योंकि ब्रह्मांड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बिल्कुल बराबर मात्रा में है और एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। अब जरा इस अनंत संभावना पर विचार कीजिए। अगर किसी कारण से ब्रह्मांड के बनने के दौरान या किसी बड़ी खगोलीय घटना से ये न्यूट्रल बैलेंस केवल 1% भी बिगड़ जाता, अगर ब्रह्मांड में नेगेटिव के मुकाबले पॉजिटिव चार्ज सिर्फ 1% ज्यादा होता, तो इस अकल्पनीय इलेक्ट्रोस्टैटिक शक्ति का प्रभाव क्या होता? क्या ग्रेविटी कभी तारों और ग्रहों को बना पाती? या ये महाशक्तिशाली बल हर एक कण को एक दूसरे से इतनी दूर धकेल देता कि ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं बन पाता और सिर्फ एक अनंत खालीपन रह जाता? इस अदृश्य शक्ति के ब्रह्मांडीय रहस्य पर विचार करते रहिए। हम जल्द ही लौटेंगे एक नए और रोमांचक विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा।